Hello everyone. Today we are going to study Gauss's theorem. This is second part of electrostatic. Let us restart. Firstly we have to study about what area vector. What is area vector? How can we find? Suppose that I draw a diagram which is 2D and this is a square. This is x, y and z, like this diagram. The side of this A. स्क्वायर की साइड जो होती है वो क्या होती है? इच साइड इक्वल होती है. तो A हमने साइड ले लिया. इच एंगल क्या होती है? 90 डिग्री, सबको पता है, परपेंडिकुलर होता है. अब अगर हमें इसका क्या निकालना हो? एरिया निकालना हो. हाउ कैन वी फाइंड? दिस इज वेरी इजी. एरिया निकालना हो तो एरिया इक्वल्स टू क्या करेंगे? वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए. ओके, क्योंकि ये वेक्टर में कैलकुलेशन है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या जानते हो आप? साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर. तो यहाँ पे आप ए इस तरह से तो राइट कर लोगे, लेकिन इसको आप एरिया के लिए राइट करोगे जैसे ए बी सी डी हमने लिख दिया, तो ए बी इंटू बी सी. दिस इज पॉसिबल. दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए. और डायरेक्शन कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा, तो दिस इज साइन थीटा. और 90 डिग्री है, इसलिए ये 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या हो जाएगा? और इसके साथ साथ इसके डायरेक्शन को शो करना है, तो जो इसका डायरेक्शन वो क्या है? वो जेड के फॉर्मेट में है, जेड के अपोज में है, जेड के अपोज में. तो इसलिए क्या हो जाएगा? के कैप. क्या हो जाएगा? के कैप. अगर एक्स के अपोज में होता, कोई डायग्राम अगर एक्स के अपोज में बनता, यहाँ पे फॉर्म होता, तो एक्स के अपोज में होता तो क्या हो जाता? आई कैप उसका डायरेक्शन. अगर कोई वाई के अपोज में कोई डायग्राम्स बनता, कोई आपको फिगर बनाया जाता और आपसे पूछा जाता आप बताओ इसका डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या बताते? जे कैप. ओके, ध्यान से समझ लो इस बात को. तो यहाँ पे कौन सा कैप हो जाएगा? के कैप. ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन यहाँ पे कौन सा है? साइन 90 डिग्री. ओके, एंड दिस इज ए स्क्वायर साइन 90 1. दिस इज पॉसिबल. तो ये एरिया इजिली निकल रही. अब आप इसको मैं राइट कर दे रहा हूँ जिससे कि प्रॉब्लम ना हो आपको. आप राइट करेंगे जो इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन से आप प्रॉब्लम ना हो. आप डायरेक्शन यहाँ पे लिख दीजिए, डायरेक्शन ऑफ किसका? एरिया इज परपेंडिकुलर. साइन बना लो इस तरह से, क्लियर हो जाए. परपेंडिकुलर perpendicular to plane mirror, to plane surface. तो डायरेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस. जो प्लेन सरफेस रहेगा उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. ओके, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? सीधा, स्ट्रेट. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस. प्लेन सरफेस, जो भी प्लेन सरफेस रहेगा उसका परपेंडिकुलर. तो इतनी चीजें क्लियर हो गई. वाई द वे एक डायग्राम और मैं आपको बना के दिखाऊं. इस तरह से एक्स वाई, इसके फॉर्मेट को थोड़ा सा बदल दिया जाए, एक्स वाई एंड दिस इज सेट. ठीक, और यहाँ पे इस तरह से एक डायग्राम हम बना रहे हैं. ठीक है, एक डायग्राम हम बना रहे हैं. इसको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर हम बनाएं. ये देखिए रेक्टेंगुलर हम बनाएं. जैसे ये लाइन रहा है उसी तरह से. ठीक, ये एक हमने रेक्टेंगुलर शेप बनाया. अब रेक्टेंगुलर शेप में इसको ले लेते हैं 20 का ले लेते हैं एल. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर साइड तो आप जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन ये वाई के अपोज में है. इसका डायरेक्शन क्या बनेगा? वाई के अपोज में बनेगा, वाई के परपेंडिकुलर बनेगा. जब वाई के परपेंडिकुलर बनेगा तो आपको पता है, मैंने बताया क्या? जे का. तो आपको क्या राइट कर देना है? जे का. तो एरिया आपका निकल आएगा, एरिया क्या निकलेगा? एल इंटू बी और उसके साथ डायरेक्शन आप देंगे जे. ठीक है, तो यहाँ पे
आपने राइट कर दिया LBJ। क्लियर? इस तरह से अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं फॉर्म करूँगा। वाई जब और आपसे पूछा जाता है, देखो इस तरह से अगर हम जनरेट कर देते हैं, ठीक है, एक कोई शेप इस तरह से बना देते हैं, ये क्या है, एक सर्कल है, क्या है, सर्कल। अब इसके एरिया की बात की जाती है, तो एरिया ऑफ सर्कल की बात की जाए, एरिया ऑफ सर्कल की बात की जाए, ये इसके लिए था, तो एरिया ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो आप क्या करते हो, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, इसके डायरेक्शन को तो हमने राइट नहीं किया, इसको थोड़ा बदल देते हैं। तो z के अपोज में है, तो परपेंडिकुलर ऑफ z, देन व्हाट विल हैपन, z के लिए मैंने बताया था k। वेरी इजी, ओके। ये डायरेक्शन भी हमने इंक्लूड कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। फिर से समझ लो, किसी का भी एरिया निकालना होगा डायरेक्टली फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ये क्योंकि 2D शेप है, ये कैसे शेप है, 2D शेप है, और आप फार्मूला लगाने के बाद उसके डायरेक्शन को आपको जरूर इंक्लूड करना है। ये यूनिट वेक्टर होते हैं, कौन से यूनिट वेक्टर बन रहे हैं उसको आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि क्या परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। जैसे ये प्लेन सरफेस है तो उसका डायरेक्शन क्या बन रहा है, ये, तो ये डायरेक्शन जब इसका बन रहा है तो ये किस में है, वाई क्वाड्रेंट में। तो वाई के लिए आपको क्या राइट करना पड़ेगा, वाई क्या होता है, एक्स आई कैप, और वाई क्या होता है, के कैप, और जेड क्या होता है पता ही है आपको, ठीक है, के कैप। तो आई जे के आपको लर्न करना है, आई जे के सभी को पता है, क्लास 11th की बातें हैं, ये सब ज़्यादा ब्रीफ नहीं कर सकता मैं इसमें। तो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ऑफ, अभी आपको मैंने बताया एरिया वेक्टर ऑफ 2D सरफेस, ठीक है। मैंने एरिया वेक्टर ऑफ 2D सरफेस बताया, इसको ओपन सरफेस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस। ये क्लोज नहीं होगा, ओपन है। इसको क्या बोला जाता है, 2D सरफेस को ओपन सरफेस भी बोला जाता है। और इसके डायरेक्शन को मैंने क्लियर कर दिया, इतना नोट करो। फिर नेक्स्ट, एरिया वेक्टर 2D में क्लियर हो जाने के बाद एरिया वेक्टर हम 3D में देखेंगे। एरिया वेक्टर किस में देखेंगे हम, 3D। और 3D को क्या बोला जाता है, 3D जो सरफेस होगा उसको क्या बोलेंगे, सभी को पता है, क्लोज। क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सरफेस। यह है क्लोज्ड सरफेस। अब ये जो 3D सरफेस है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, वाई दबे एक आप क्यूब बनाते हो, क्या बनाते हो, क्यूब। तो क्यूब में जो फेसेस होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस वो कितने होते हैं, 6, ठीक है। तो 6 जो फेसेस होंगे, अगर वाई दबे देखिए ये वाला फेसेस ले लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला फेसेस 1 2 3 4 6। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ओनली आउटवर्ड ले रहा हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ, जब भी इसको केयर करना पड़ेगा, जब भी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके एरिया को, तो आपको आउटवर्ड एरिया को लेकर इंक्लूड कर देना होगा, ठीक है। आउटवर्ड एरिया को लेकर इसको इंक्लूड कर देंगे तो इसका एरिया वेक्टर निकल आएगा। तो इसमें 6 फेसेस आएंगे। जैसे इस वाले को पार्ट को ले लेते हैं तो इसका आउटवर्ड क्या हो जाएगा, ऐसे। इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, अगर एक फेस ये ले लेते हैं तो इसका आउटवर्ड पार्ट क्या हो जाता है, ऐसे, ठीक है। इस वाले आउटवर्ड ये इस तरह से, ठीक है, मैंने साइनिंग कर दी है। तो इस तरह से इसका जो है हमें क्या करना पड़ेगा, 3D सरफेस, क्लोज जो सरफेस है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ केवल एक्सटर्नल सरफेस को टेक आउट करना है, ओनली एक्सटर्नल सरफेस को टेक आउट करना है, एक्सटर्नल सरफेस टेक आउट, ठीक। तो ओनली, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ओनली आउटवर्ड, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल is considered as area vector A। तो A निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए आपको ओनली आउटवर्ड नॉर्मल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर, ठीक है, एज एरिया A, ठीक है। आउटवर्ड लेना है। देखिए इसमें जैसे 6 फेसेस है, इसके बारे में एग्जांपल देके आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वाई दबे अगर आपको मैं दे देता हूँ एक सिलेंडर, क्या दे रहा हूँ, एक सिलेंडर, तो सिलेंडर का आउटवर्ड क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर का आउटवर्ड होगा, ओके।
तो सिलेंडर का आउटवर्ड निकालना होगा तो इजिली ए एरिया निकालना है, दोनों को ले लेंगे, सर्किल का एरिया निकाल लेंगे, 2 सर्कल 2 सर्कल। ठीक, क्लियर हो गया। और थोड़ा सा ध्यान दो कि ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बहुत कंफ्यूजन है ना इसमें, बहुत इजी है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी जिसकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। इतनी चीजें क्लियर हो गई। वाई द वे इस तरह से कोई आपके पास सर्किल आएगा तो इसके भी डायरेक्शंस को आप लेंगे, वो भी कैसा? आउटवर्ड नॉर्मल। वाई द वे इतना पार्ट को ले लेते हैं आप, तो ये इसका आउटवर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसका आउटवर्ड पार्ट ले सकते हैं। इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, सभी पॉइंट के लिए अलग अलग आउटवर्ड पॉइंट लेते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। इस पर चर्चा करूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एरिया वेक्टर क्लियर हो गया, इजिली निकाल लेंगे, 2D हो या 3D हो। एरिया निकालने का तरीका ये है कि फेसेस को निकालते हैं। 2-4 एग्जांपल न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका देखो रिप्रेजेंटेशन देखो, ये फाई ई के द्वारा रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फाई फ्लक्स ई, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। इसको रखना, ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं ऐसे लगा दिया हूँ जैसे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसकी डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ, द नंबर ऑफ, किस चीज की नंबर ऑफ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, बहुत इजी सी डेफिनेशन है, पासिंग perpendicular to a plane surface, to a plane surface। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग perpendicular to a plane surface। ठीक है, कोई जो सरफेस होगा, उसके पेरिपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होगी उसी को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलोगे। वाई द वे, देखो कोई एक ये सी बना, रेक्टेंगुलर सी। अब ये देखो, एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, 1 जितनी आएंगी उतनी ही जाएंगी, एक्स्ट्रा नहीं जाएंगी। ठीक, अब देखो बहुत ऐसी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, बहुत ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो एक्सटर्नल साइड ऑफ द सरफेस निकल जा रही है, उसको आप काउंट नहीं करो। अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो देखो कितने निकल रहे हैं भैया, ये भी नहीं निकल रही है, दूर से निकल रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसका जो है फ्लक्स ई कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है ना? काउंट कर लोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ओनली काउंट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, सीधी सी बात कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच आर थ्रू फॉर्म, जो कि यहाँ से होकर गुजरे, जो कि प्लेन सरफेस से होकर गुजरे। जितनी भी लाइंस वाई द वे, जैसे ये हाथ है, इसको छेद करते हुए जितनी भी लाइंस गुजरेंगी, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वाई द वे जैसे इसको अगर बांध दिया जाए और बांधने के बाद एक गुटका ले लिया जाए या एक कोई प्लेन लकड़ी का पार्ट ले लिया जाए वुड का, और उसको वाटर में रख दिया जाए। कहाँ पे रख दिया जाए? वाटर। और रिवर की स्पीड, मतलब रिवर वाटर में स्पीड से ढेर सारा वाटर इसको क्या करे? फोर्स करे, और फोर्स करके बाद इसके आर पार चला जाए। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करेगा ना, तो जितनी लाइन इससे होकर गुजरेगी, जितने भी वाटर पॉइंट, वाटर पार्टिकल इससे होकर गुजरेंगे, उसको आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलोगे। क्लियरली समझ में आ गया ना? बहुत आसान है। वाई द वे जैसे कि ये है और वाटर ढेर सारा यहाँ से होकर गुजर रहा है, इसको टच करता हुआ, फाड़ता हुआ इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने हो गए? 4 हो गए। इस तरह से ढेर सारे शेप आपको क्लियर कर दूंगा। वाई द वे जैसे ये छोटा सा ले लेते हैं। ठीक, अब देखो
तो इसमें देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच आर, जो कि यहां से होकर गुजर रहा है, प्लेन सरफेस से होकर गुजर रहा है, वो कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3, 1 2 3। क्लियर हो गया ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर आपको हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि क्या हो, किसी सरफेस से होकर गुजरे, फाड़ते हुए छेड़ते हैं। क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम, नो। और इजली हम क्या कह सकते हैं, अब इस बात को समझने की बात, इजली हम क्या कह सकते हैं, इसको ऊपर होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, नीचे हो गया। इजली हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स है, ठीक है, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। किस पर डिपेंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा होंगी, जितनी ज्यादा होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। क्लियर हो गया ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से होकर गुजरेगी। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ज्यादा है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम है, तो यानी कि इसका फ्लक्स अधिक और इसका फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वीक है। तो इस तरह से। दूसरी चीज क्या है, एक चीज और समझ में आती है। अब देखो एक चीज समझ लो, वाई द वे इस तरह से हम एक सरफेस लेते हैं, ध्यान से समझने वाली बात है। इस तरह से हम सरफेस एक लेते हैं, इस तरह से सरफेस लेते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ओके, नो एनी प्रॉब्लम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब यहां पे एक चीज आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, यहां पे एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी हमने ब्रेथ को क्या कर दी, बढ़ा दी। तो कहने का मतलब अगर सरफेस क्या होता है, सरफेस का एरिया अगर बड़ा हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ज्यादा होकर गुजरेगी। अगर सरफेस देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो अगर हम सरफेस बढ़ा दें, हम क्या करते हैं, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से होकर गुजरे हैं उसके सरफेस को बढ़ा, प्लेन सरफेस को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जब प्लेन सरफेस को हम बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 6, देखो इन सबसे अधिक है। तो कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि अगर एरिया बढ़ा कर देते हैं, अगर एरिया बढ़ा कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो दो चीज समझ में आई कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी होगी, मतलब जितनी मैक्सिमम होगी उतना ज्यादा फ्लक्स ही होगा, यानी कि फ्लक्स ही फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे डिपेंड करता है, एंड फ्लक्स इज सेकेंडली इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, इट इज क्लियर, गुड। अब अगर दोनों को, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को अगर देखा जाए तो फ्लक्स ई प्रोपोर्शनल टू ई इनटू ए। क्लियर, क्लियर है, ओके। समझो इसको फटाफट, मैं क्लीन कर दूं। यानी कि दो चीज समझ में आए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड सरफेस एरिया, दो चीजों पर कंटिन्यू जो है डिपेंड है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आपकी निकल के आ रही है वो ये निकल आ रही है और वेक्टर फॉर्म में निकल के आ रही है। किस फॉर्म में निकल आ रही है, वेक्टर। और इसके अगर डायरेक्शन को हम क्लियर कर दें, क्या कर दें, डायरेक्शन को क्लियर कर दें, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये फ्लक्स ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। हाउ पॉसिबल दिस इज, हाउ पॉसिबल दिस इज, वाई द वे ये फ्लक्स है, ये क्या है, फ्लक्स है, ये क्या है आपका फ्लक्स। अब जो उसका डायरेक्शन होगा, जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ये होगा। अब ये क्या है, बेस और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो क्या जनरेट करेगा ये, क्योंकि मैंने बताया कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर, जहां भी जनरेट होगा उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो भी सरफेस होगा नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। तो ये नॉर्मल लाइन है, तो नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर, तो ये थीटा जनरेट करेगा, और थीटा जनरेट करने पर ई ए कॉस थीटा, ठीक है।
जितना भी होगा उसका नॉर्मल, अगर जिस भी साइड में आप निकालेंगे सबका नॉर्मल। ओके, इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। ई ए कॉस थीटा क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ई ए साइन थीटा आपको नहीं करना, ई ए कॉस थीटा करना है। और ये समझ लो थीटा जो है क्या है, थीटा है क्या, थीटा क्या है, एंगल है। किसका एंगल है, ई का कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ ई। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। और जो कि क्या है, एंगुलर, एरिया वेक्टर का क्या है, एंगुलर है, अलोंग है, जो कि अलोंग द एरिया वेक्टर। इस चीज को रिमेंबर रखना है। थीटा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ई है, थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो कि अलोंग द एरिया वेक्टर है, जो कि अलोंग द एरिया वेक्टर है, मतलब एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। क्लियर, क्लियर होगा, ठीक है। अब इसका जो यूनिट निकलेगा फ्लक्स ई का, फ्लक्स ई का वो क्या निकलेगा, ई ए कॉस थीटा। ई क्या होता था, एफ अपॉन ए, ठीक है, एरिया। और ए क्या हो गया, एरिया, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, तो फोर्स अपॉन क्या होता था, चार्ज, है ना, जो फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स अपॉन चार्ज, और एरिया। तो ये क्या निकल के आता था, न्यूटन और कूलॉम इनवर्स और एरिया, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाता है, फ्लक्स ई, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन कूलॉम इनवर्स मीटर स्क्वायर। इसका जो डायमेंशन है वो भी आप निकाल सकते हो, न्यूटन जो है यानी कि फोर्स का होता है mlt-2, कूलॉम का क्या होता है at, और मीटर के लिए आपको पता ही है, निकाल देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को डायमेंशन देख लीजिएगा, डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आप लोगों का इंटरमीडिएट का 11th का है, mlt-2, ओके, एंड कूलॉम at, एंड दिस इज L2, क्लियर। अब ये देखो क्या हो जाता है, ml2 what 1 and 2, this is 3, t minus 2, p minus this is 3, and a also, this is dimension, this is dimension, clear। ये चीज रिमेंबर रखना है कि जो थीटा है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ ई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसका कंपोनेंट है, लेकिन क्या होगा, अलोंग द एरिया वेक्टर, जो एरिया वेक्टर होगा उसके अलोंग इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। थीटा जो बनेगा वो इसके अलोंग होगा। कहीं भी कोई भी जनरेट कर सकते हो आप, वाई द वे जैसे ये है, अब इसका जो है अलोंग की बात करें, ये एक आपका 3D शेप है, तो ये देखो इसका अलोंग करें तो ये देखो सेंटर से 90 डिग्री की ओर जाएंगे, ये थीटा जनरेट करेगा, क्योंकि इसका जो अलोंग करना है, ये अलोंग करना है इसका इलेक्ट्रिकल जो फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन का अलोंग करना है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन देखो ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया अलोंग द एरिया वेक्टर, जो एरिया हमारे वेक्टर्स हैं, ये एरिया वेक्टर है, इसका क्या करना है, अलोंग करना है, ठीक है। क्लियर हो गया, नोट करो। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल पे चर्चा करते हैं जिससे ये थोड़ा क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल्स, वाई द वे ये कोई प्लेन सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से होके गुजर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से गुजर रही है, ठीक। जो थीटा की डायरेक्शन है वो क्या है, 0 डिग्री। थीटा की जो डायरेक्शन है यानी कि जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 0 डिग्री है। इस कंडीशन में अगर आपसे बात करूं मैं कि फ्लक्स ई क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहते हो, ई ए कॉस थीटा, तो कॉस क्या हो गया, 0, कॉस क्या हो गया, कॉस क्या हो गया, 0। और ये समझो कि ये जो है ए है, ये एक स्क्वायर है सिर्फ, तो ये ए है, तो ए की बजाय क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ए स्क्वायर, कॉस थीटा तो 0 हो गया, 0 की वैल्यू 1, यानी कि ए स्क्वायर। क्लियर है ना आसान। इसके बाद एक शेप और ले लेते हैं, वाई द वे ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से होगी गुजरती है, ठीक। इसमें थीटा क्या है, 90 डिग्री है,
थीटा कैसे बन रहा है 90 डिग्री। ऑन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, ई ए कॉस थीटा, तो क्या राइट करोगे, ई ए कॉस 90, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है कि इसका एरिया क्या है, ये कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो फ्लक्स ई कितना हो जाएगा 0। क्लियर। एक और सबसे बड़ा क्लियरेंस कर रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा क्लियरेंस कर रहा हूँ। सपोज करो ये एक आपका सर्कल है, ठीक है, और ये आपका क्या है, एक सर्कल है, ये एक सेंट्रल है, और यहाँ से ये 30 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। ये क्या है, एरिया वेक्टर है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। और इस कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि फाइंड द फ्लक्स ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो आप क्या करोगे, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह दिया जाए तो आप क्या करोगे, ए ई या ई ए कॉस थीटा, जो भी हो, ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा में क्या करोगे 30 लगा दो, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो एरिया है सबसे पहले उसको समझो, ये क्या है, सर्कल पाई आर स्क्वायर, इसका जो रेडियस है ये क्या कर देते हैं हम आर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। कॉस थीटा क्या होगा, आपको मैं लिख के बता दिया था, अभी मैंने बताया था, हाल ही में बताया था कि थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल, व्हाट एंगल, बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो ये थीटा जो करना है, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसका जो एरिया बनेगा यहाँ से क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ इसका एंगुलर क्या फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। क्या डिग्री फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। यहाँ समझो, ये सेंट्रल से ये जो आपका क्या है, ये एरिया जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर के एंगुलर अगर चेक किया जाए तो ये 60 डिग्री परपेंडिकुलर बनाने पर, कितना परपेंडिकुलर बनाने पर कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, कॉस क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, ई, और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, अंडर रूट, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 तो cos 30 होती है, cos 60 की 1/2, 1/2। ये आपका इसका आंसर होगा। क्लियर। ये हो गया आपका ई पाई आर स्क्वायर हाफ, या हाफ आगे कर दो 1/2, तो ये हो गया आपका फ्लक्स। क्लियर। तो ये समझना है हमें कि एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जनरेट हो रही है, समझो इस बात को, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें एरिया वेक्टर पर एंगल लेना है। ये नहीं कि ये एंगल लेना, ये परपेंडिकुलर एंगल लेना है। ओके, जो जनरेट होगा, ये जो आपका क्या है, ये पता चला, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो परपेंडिकुलर, जिस भी डायरेक्शन में उसका परपेंडिकुलर करो, जैसे इस डायरेक्शन में है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसको जो 90 डिग्री अगर सेंट्रल से बनाओ तो ये 60 डिग्री इसके, ये एरिया वेक्टर के जो एंगुलर है वो 60 डिग्री जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये देखो, ये अगर इस सेंटर से इसके, अगर एक लाइन इस तरह से हो, यानी कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो तो 90 डिग्री ऐसे ही तो बनेगा। तो आपका एरिया वेक्टर अगर यहाँ से आ रहा है तो ये आपका ये एंगुलर थीटा आपका फॉर्म होगा। क्लियर, इसलिए नोट करो। कुछ और देखते, अभी जो आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी वो 2D के लिए था। वाई जब एक हम 3D शेप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 3D शेप। मैंने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस पार्ट में आपको सिलेंडर और क्यूब के बारे में चर्चा किया था। लेट अस वी स्टार्ट, दिस इज वेरी इजी, बट आपको ईच फेसेस पे निकालना होगा, एक्स वाई जेड, no any problem. Here we generate, this is what, cube. अब इसमें कितने फेसेस होते हैं, ये जो लाइन है इसका ए, ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस ए, दिस इज ए, दिस इज ए,
कितने फेसेस होते हैं इसमें? प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, अभी पीछे वाले में 6 फेसेस। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। तो सभी फेसेस का निकालना होगा, सभी फेसेस का, यानी कि फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, सभी फ्लक्स का ऐड करोगे, फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 फ्लक्स 3 फ्लक्स 4, तो आपका नेट फ्लक्स आएगा। क्या आ जाएगा? नेट फ्लक्स आपका टोटल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सभी फेसेस का लेना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वाले फेसेस, इस वाले फेसेस से इस वाले फेसेस का अगर हम ले क्लियरली, अगर हम समझने की कोशिश करें इस वाले फेसेस का, तो इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? इधर है ना। इसका डायरेक्शन क्या है? इधर, परपेंडिकुलर है। क्लियरली इसको हम समझ लें। तो इसका जब डायरेक्शन क्लियर है तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर है, और इसका जो आपको समझना ये है कि वेक्टर किधर बन रहा है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर आपका जो है परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर ये है आपका, एरिया वेक्टर क्या है? ये है, ये आपका एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर के इसके अकॉर्ड इसको देखो, तो ये कितना जनरेट कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। मैं ज़्यादा गंदगी इसमें नहीं करूँगा। तो देखो ये कितना डिग्री है, सीधा अगर कोई हो 180 डिग्री। कितना डिग्री है? 180 डिग्री। तो आप फ्लक्स 1 के लिए अगर आप चर्चा करोगे तो क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 180 डिग्री। तो ई ए की बात आप करते हो, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको मैं राइट कर दे रहा हूँ, ये किसके अकॉर्ड में है? एक्स जेड वाई के अकॉर्ड में, ठीक है। तो इसको मैं राइट कर दे रहा हूँ आई कैप। क्लियर है? दिस इज क्लियर? ओके। तो ये जो है, ये तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको पता चल गया, ई नॉट आई कैप। और जो एरिया है वो एरिया क्या है? जो क्यूब का एरिया होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर, क्योंकि साइड हमारी ए है, हमें पता है। 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। देन व्हाट विल हैपन? दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये फ्लक्स 1 आ गया, ठीक है। फ्लक्स 1 के बाद हम चर्चा करेंगे फ्लक्स 2 पे। फ्लक्स 2 व्हाट विल हैपन? फ्लक्स 2 अगर आप लेना चाहते हो ले लो, कोई भी। अगर आप ये फ्लक्स 2 ले रहे हो, ये फ्लक्स 2 ले रहे हो, ठीक है, ये फ्लक्स 2 ले रहे हो, इसका जो डायरेक्शन है इसके अकॉर्डिंग देखो, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? गुड। ये डायरेक्शन जो है वो क्या है? इसके डायरेक्शन में ये इस तरह का जो डायरेक्शन है वो क्या है? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। तो आप क्या राइट करोगे? ई ए cos 90 डिग्री। व्हाट विल हैपन? ई नॉट आई ए स्क्वायर एंड cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है कि 1 होती है? क्लियर, 0। देन दिस इज 0। इसके बाद और समझो, मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसका एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को चेक करना। उसके बाद फ्लक्स 3 की बात करो आप। फ्लक्स 3 आप ले लो, इस डायरेक्शन में ले लो, इस डायरेक्शन में ले लो, ठीक है, ये डायरेक्शन। तो ये भी कितना हो रहा है? 90 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है? ये देखो, जो एंगुलर है ना, जो एरिया वेक्टर है उसका ये क्या है? 90 डिग्री बन रहा है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 0। ज़्यादा इसमें टोटके करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 90 डिग्री वही सेम रिजल्ट आएगा। इसके बाद जो है फ्लक्स 4 की बात करो आप। फ्लक्स 4 क्या आ जाएगा? ई ए कॉस थीटा, इसको भी लोगे, ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स 4 को चलो छोड़ो, कोई कौन सा बचा? ये वाला। तो ये आपका आ गया फ्लक्स 4। तो ये वाले की डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन। तो ये कौन सा डिग्री बना है? ई ए कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है? ई 0 आई कैप, ई नॉट आई कैप, और ए की वैल्यू ए। तो ये होगा। इसके बाद आपको फ्लक्स 5 निकालना है और फ्लक्स 6 निकालना है। व्हाट विल हैपन? थोड़ा समझो। वाई द वे ये एक क्यूबिक शेप है, इधर इधर इधर, और देखो 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड निकालनी है। अब बचा कौन सी साइड? इस शेप को अगर देखें इधर से तो ये साइड और ये ऊपर और नीचे। तो जो अगर इस शेप को ऐसे देखें तो ये एरिया वेक्टर इसका क्या है? इधर। तो इसके नीचे साइड हमें निकालना है। क्या करना है? इसके नीचे साइड होगा। तो इधर नीचे साइड क्या हो जाएगा? 90, और ऊपर साइड करेंगे तो भी 90। इसका ऊपर नीचे, जैसे ये कोई शेप है तो ऊपर साइड 90, नीचे साइड 90,
अगर इधर एरिया वेक्टर है, ध्यान समझो ये एरिया वेक्टर है, तो उसके अकॉर्ड में इधर भी 90 और इधर भी 90, तो cos थीटा क्या हो जाता है 0। तो व्हाट विल हैपन, बोथ आर 0, बोथ आर 0। अब अगर आप नेट की बात करो, क्या करो, नेट की बात करो, तो सबको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, सबको इंक्लूड कर दो। देखो सारी क्वांटिटी 0 हो गई, केवल ये और ये बची, दोनों को इंक्लूड करोगे तो जो फ्लक्स नेट आएगा, फ्लक्स नेट आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो 0 0 ऑल 0, फिर ये माइनस फ्लक्स नॉट आई कैप ए 0 प्लस ई नॉट आई कैप ए 0, व्हाट विल हैपन, वाओ दिस इज 0 होल 0। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज हो, इसमें क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज है, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज है, 3D है, क्लोज सरफेस है। देखो पहली बात समझो, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, ओके, ठीक है, और ये शेप कैसा है, 3D है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है। ये आपने रिजल्ट निकालना, क्या निकल के आया, रिजल्ट 0। क्लियर हो गया ना। एक दो एग्जांपल और लेके कर सकते हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये एग्जांपल भी हो गया, इसकी जगह वैल्यू भी राइट की जा सकती है, ई और ए की जगह कोई डिजिट में वैल्यू होगी, उसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, टोटल नेट जो आएगा, इसका जो नेट आएगा टोटल फ्लक्स, वो क्या आ जाएगा, 0। यानी कि जो भी 3D शेप होगा, यूनिफॉर्म चार्ज होगा, क्लोज सरफेस होगा, 3D शेप होगा, तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा यानी फ्लक्स ही, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, कितना भी ट्राई कर लो, 2-4 एग्जांपल और ले सकते हो और ट्राई कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने देखा कि अगर यूनिफॉर्म सरफेस है, यूनिफॉर्म चार्जेस है और प्लेन सरफेस है, तो उस कंडीशन में अगर वो 3D शेप है तो उसका जो रिजल्टेंट आता है यानी फ्लक्स ही आता है, वो क्या हो जाता है, 0। अब हम एक दूसरी कंडीशन देखते हैं और गॉस के थ्योरम, गॉस जो थ्योरम है उसके नज़दीक पहुंचने का प्रयास करते हैं। टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है, इसलिए गॉस थ्योरम को हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्क्राइब करेंगे। ओके, बाय द वे this is good, this is directions, एक शेप इस तरह से क्लियर करना है, एक शेप थोड़ा सा इस तरह से क्लियर करना है, ओके। ये आपका एक क्यूबिक शेप है, थोड़ा सा समझो कि ये जो डायरेक्शन है ये ए है, देखो इसका डिस्टेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a हो गया, ठीक, बाकी पता ही है ए डिस्टेंस, ए क्लियर हो गया, ए 6 साइड, 6 जो फेसेस है, फेसेस कितने, नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6, और सभी का जो डिस्टेंस हो क्या है, ए, इस लेंथ। अब यहाँ पे समझो, अब आपको सबसे पहले टोटल नेट फ्लक्स की आपकी कैलकुलेशन करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल जो ये 3D शेप है, टोटल फ्लक्स ई का आपको कैलकुलेशन करना है। इसके डायरेक्शन को समझो, फ्लक्स 1 की बात करें तो क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, तो कॉस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, इस डायरेक्शन को ले लेते हैं, पता ही था आपको, क्या हो जाएगा, ई ए माइनस में है, माइनस में ई ए हो जाएगा, और यहाँ पे आपने ले रखा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसका वैल्यू, तो राइट करना है ई नॉट एक्स आई, और एरिया पता ही है ए स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद ये दिस इज फर्स्ट। फ्लक्स सेकंड की बात करो आप, फ्लक्स सेकंड क्या हो जाएगा, फ्लक्स सेकंड आपका 0 था, प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देख लीजिए प्रीवियस पार्ट, ठीक है, cos 90 हो जाता है, क्या हो जाता है, cos 90 हो जाता है। डायरेक्शन ले लो आप, डायरेक्शन ये वाला ले लो, ये वाला जो डायरेक्शन ले लेते हैं, ये आपका एक एंगुलर वेक्टर है, एंगुलर क्या है, वेक्टर है। इस कंडीशन में जो एंगुलर वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो इस कंडीशन में फ्लक्स 2 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, और फ्लक्स 3 क्या हो जाता है, नीचे वाला ले लेते हो डायरेक्शन, जब नीचे वाला ले लोगे तो ये भी क्या होगा, इस तरह की शेप आएगी, इस तरह की, तो ये भी 90 डिग्री, तो फ्लक्स 3 इज आल्सो 0।
फ्लक्स 4 का कैलकुलेट करो, आउटवर्ड, आउटवर्ड भी क्लियर करो, फ्लक्स 4 का कैलकुलेशन क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, इसको तो आपको लर्निंग कर लेना है। क्या हो जाएगा, ई की वजह ई जीरो राइट करना है, एक्स ई नॉट एक्स, ए की वजह ए स्क्वायर, कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज समझो कि जो एरिया है ना, एरिया है ये एक्स के साथ ए भी इंक्लूड है, इतनी एरिया क्या है इंक्लूडेड। ये आउटवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, आउटवर्ड की बात कर रहा हूँ। देखो आउटवर्ड, एक बाहर साइड एक अंदर साइड, जैसे कि मैंने पिछले में बताया था, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड। आउटवर्ड में लोगे तो ए इंक्लूड हो जाएगा, एरिया में क्या हो जाएगा इंक्लूड ए, क्योंकि ये ए केवल नहीं है, ए एंड ए 2a, कितना है 2a, समझ रहे हो ना इस बात को, कितना है 2a, क्लियर। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आप क्या है, x की वैल्यू है 2a, x की वैल्यू क्या हो गई 2a, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2e नॉट aq, क्लियर, क्लियर हो गया ना। उसके बाद देखो अगर नेट की बात करें, और अब जैसे आउटवर्ड के बाद फ्लक्स 5 फ्लक्स 6 ये बताइए 0, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे की साइड में क्या हो जाता है 90 डिग्री। अगर इस तरह से रखो ऊपर साइड और नीचे साइड ये है, तो इधर साइड पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये तो 0 हो गया, और ये क्या हो गया 2, ठीक है, ई नॉट ए क्यू, ये क्लियर हो गया। ये आउटवर्ड साइड में है, किस साइड में है, ये आउटवर्ड साइड में है, आउटवर्ड साइड में लेते हैं। देखो 1 साइड 2 साइड 3 साइड, आउटवर्ड साइड में जब हम लेते हैं, किस साइड में लेते हैं आउटवर्ड, उस साइड में लेते हैं, तो ये कंडीशन विल हैपन, 0 डिग्री बनेगा लेकिन इस साइड में, आउटवर्ड साइड, जिस साइड में एंगल है एरिया वेक्टर उस साइड में लेते हैं, ये रिस्पांस। अब अगर सबको इंक्लूड करें, सबको क्या करें इंक्लूड करें, फ्लक्स नेट की बात, तो रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा ई नॉट ए क्यू, चेक कर लो, चेक कर लो भाई, ये देखो ये रिजल्ट ये रिजल्ट ये रिजल्ट ये रिजल्ट ये रिजल्ट सबको इंक्लूड करो, तो ई नॉट ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब आ गया, ठीक है, ये ए क्यूब है और ये क्या है ए, ये ए स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा राइट करना आपका भूल गया, यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा ई नॉट, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्लियर है, तो ये ए क्यूब हो जाएगा, इतनी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी ए क्यूब हो जाएगा, एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी ए, और ए से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब ये इतना ए और ये स्क्वायर ए क्यूब। इसको सॉल्व करो, इसको दोनों को सॉल्व करो, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये क्या है नेगेटिव, इसके डायरेक्शन को वहीं पे क्लियर कर सकते थे आप, तो दोनों को अगर आप ऐड करो 2e नॉट ए क्यूब दिस, बोथ अगर ऐड करोगे तो ये 0 है। अब आपको क्या मिला, अब आपको एक नया फॉर्मेट मिल गया, यहाँ पे आपने कहा था सर कि 0 होना चाहिए लेकिन 0 नहीं है, इसके पीछे रिजल्ट, इसके पीछे रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि ये प्लेन सरफेस है, ओके क्लियर है, लेकिन ये यूनिफॉर्म है फॉर्मेट, इसका जो फॉर्मेट है ये यूनिफॉर्म है, इसका जो फॉर्मेट है क्या है यूनिफॉर्म है, उसका यूनिफॉर्म था इसका यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए ये हैपनिंग्स होती है। और इसकी यूनिट पता ही है, न्यूटन कूलॉम इनवर्स और मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो ये इसका जो है फ्लक्स नेट आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका, नेक्स्ट टॉपिक क्या है गॉसेस लॉ, गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, देखो फिर से मैं एक बार चर्चा कर देता हूँ, ई ए कॉस थीटा ये तो पता ही है, पहले डायरेक्शन इधर लेंगे तो इसके अनुदिश इसके अकॉर्ड में लो, ये क्या है ठीक है, इसका एंगुलर अगर लोगे तो 180, ये क्लियर हो गया। ये जो डिस्टेंस है थोड़ा सा ए है, यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि ई जो ई नॉट आपने राइट किया है ई नॉट एक्स, ठीक है, और ये डायरेक्शन दिया है, इसकी जगह आपको ए इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है ए इंक्लूड करना है, ठीक। तो इस तरह से ये रिजल्टेंट आ गया, बाकी तो आपको पता ही है, प्रीवियस पार्ट भी आपने देखा है, तो आपको समझ में आ गया कि 0 भी नहीं आता जब वो यूनिफॉर्म फॉर्म में ना हो, जब उसका जो डिविजन्स हो, उसका जो वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, उसका डिवीजन यूनिफॉर्म में फॉर्मेट ना हो, ठीक है, जो एंगुलर एरिया हो उसका यूनिफॉर्म फॉर्मेट ना हो, उसका उस डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो,
उस कंडीशन में उसका जो है कुछ ना कुछ रिजल्टेंट अवश्य आता है, श्योर आता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम है, हम धीरे धीरे गाउसेस थ्योरम की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है इसलिए गाउसेस थ्योरम पर हम नेक्स्ट टाइम पे चर्चा करेंगे। आप लोग देखो, जहाँ भी प्रॉब्लम हो उसको क्लियर करो, उसको पूछो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, और अगर पसंद आए तो उसको आप शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और क्वेश्चन जरूर आस्क करो। वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो for the process theorem. Okay, bye.